नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। लोकतंत्र के महापर्व के नतीजों का आज दिन है और दिल्ली का जनादेश क्या कह रहा है, यानी कि जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस बीच मिल्कीपुर की भी एक जो कांटे की टक्कर जिसका जिक्र दरअसल हो रहा था, उसकी क्या स्थिति है, सीधा रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। ये जो सीट है अपने आप में प्रतिष्ठा की सीट इस वक्त बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव अपने आप प्रतिष्ठा का उपचुनाव बना हुआ है, क्योंकि जहां योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर सरकार के तमाम सिपाहियों की साख दांव पर है, तो वहीं अयोध्या का ये बदलापुर भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि शुरुआती रुझानों में जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि बीजेपी के प्रत्याशी जो पासवान हैं वो आगे चल रहे हैं, और वही स्थिति ये कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद हैं वो पीछे चल रहे हैं। शुरुआत से ये स्थिति देखने को मिल रही थी रुझान में, लेकिन अब वोटों का अगर हम काउंटडाउन देखें, वोटों की अगर गिनती को समझें तो 5 राउंड की गिनती वहां पर हो गई। और अब ये जानकारी है कि तकरीबन 12,000 का ये अंतर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जीत की ओर अग्रसर है बीजेपी के प्रत्याशी पासवान। तो ये स्थिति मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर और तमाम दावे वादों के बीच में आज नतीजों का दिन, और नतीजों के दिन में हालांकि सांसें थमी है तमाम प्रत्याशियों की। और अभी कुछ देर पहले हमने सुना भी था अयोध्या से, फैजाबाद से सांसद अवधेश, उनने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास खूब किया गया है, लेकिन फिर भी जनता का आशीर्वाद मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो तस्वीर साफ हो रही है, वो कई मायनों में ये बताती है कि बीजेपी बढ़त यहां पर बनाती है, और बीजेपी की बढ़त 5 राउंड की गिनती में 12,000 से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, मिल्कीपुर और दिल्ली का ये जो नतीजे हैं वो अपने आप में दिलचस्प है। तो उपचुनाव में 3 राउंड की गिनती पूरी हुई है। अभी ये जानकारी कि 3 राउंड की गिनती जो है वो लगभग पूरी हो गई। काउंटिंग में मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे। अमूमन ऐसा होता है कि पोस्टल बैलेट जब शुरुआत में खुलते हैं, शुरुआत में पोस्टल बैलेट से ही गिनती होती है, और उस वक्त की स्थितियां ऐसी होती है कि बीजेपी के पक्ष में ही ये पोस्टल बैलेट होते हैं। और दिल्ली में भी वही स्थिति और वही मिल्कीपुर में भी कुछ इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी 12,000 वोटों से मिल्कीपुर में आगे, और 3 से 5 राउंड की गिनती का जानकारी है कि चंद्रभान पासवान जो है वो आगे चल रहे हैं, 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, और यहां से चुनावी मैदान में उन्होंने ताल ठोकी। हालांकि खूब चुनाव प्रचार उन्होंने किया, और सरकार के सिपाही एक तरफ, बीजेपी की तरफ। ये जब इलेक्शन के अनाउंस हुआ तो आपने कहा कि हम पूरी तरीके से सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल ने भी वही दिखाया। अब कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। इन रुझानों पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, प्रिडिक्शन करना बहुत आसान था, क्योंकि भाजपा लगातार 15 सालों से 7 सीटें यहाँ पे लिए जा रही है। तो ये वोट 2014 के बाद से मोदी से प्रभावित वोट था, भाजपा से प्रभावित वोट था, भाजपा की नीतियों से प्रभावित वोट था। अरविंद केजरीवाल को केवल उनके भोलेपन पर, उनकी मासूमियत पर और उनके झूठे वादों पर यकीन करके मिलता था। तो जैसे ही उनकी असलियत सामने आई तो वो वोट वापस आ गया है। मोदी का वोट मोदी को वापस मिल गया है। आपको लगता है कि गांव गरीब किसान सबका वोट जो है इस बार दिल्ली में जो है, खासतौर पे झुग्गी वालों का भी वोट जो है बीजेपी को मिला है? जितना वोट भाजपा को लोकसभा के इलेक्शन में मिलता रहा है, वो वोट हमारा वापस आ रहा है। अच्छा, बीजेपी अगर सरकार बनाती है जिस तरीके से बनाती हुई नजर आ रही है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि दुल्हा का तो काफी चर्चा हुआ चुनाव में, अब तो मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा होगी। ये बात मुझे पक्की पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भाजपा का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होने वाला है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अतुल गर्ग जी, जो कि बीजेपी के दिल्ली के सह प्रभारी है। वीडियो सनीश के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और इस बीच बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर, बीजेपी लगातार बढ़त बनाते हुए, अतुल गर्ग को भी आप सुन भी रहे थे, हमारे सहयोगी बातचीत उनसे कर रहे थे। लेकिन पड़पड़गंज विधानसभा में कांटे का मुकाबला है। यहां पर दरअसल चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी अवध ओझा, हालांकि कल का ही एक वीडियो उनका वायरल भी हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र दरअसल कर दिया कि जनता का जो भी आदेश होगा उसको मानने के लिए वो तैयार। लेकिन फिलहाल रविंद्र नेगी जो है वो पीछे चल रहे हैं। पड़पड़गंज की जो सीट थी वो सेफ सीट आम आदमी पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद कल वो आश्वस्त नहीं थे। लेकिन आज अभी रुझानों में स्थितियां थोड़ी सी पड़पड़गंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पक्ष में है।
तो क्या मुकाबला दरअसल जो हुआ, जिसको लेकर लगातार हमने वो तस्वीरें दिखाई, लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें आप तक पहुंचाई, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व के जनादेश का आज दिन है और शुरुआती रुझान में थोड़ा बम बम बीजेपी हो रही है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता हैं, स्वागत आपका। आकाश वर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। आकाश वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत खेमचंद जी आपसे कर रहा हूं, बम बम है बीजेपी, लड्डू वड्डू आ गए क्या? जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो जीत में बहुत ज्यादा खुश होती है और ना ही हार में बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि हम सेवा के लिए काम करते हैं। हम लोग अपने आप को मालिक नहीं समझते, ट्रस्टी समझते हैं, चौकीदार समझते हैं और हम जिम्मेदारी को बहुत बाखूबी से निभाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ठीक है, हम सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, सेलिब्रेशन होगा और शाम तक जब रिजल्ट आएंगे तो उसके अनुसार हमारे जो नेतृत्व। लेकिन खेमचंद जी, अभी भी हमारी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, मैं सुन रहा था या फिर अभी आकाश जी भी इसका जिक्र करेंगे कि फिलहाल शुरुआती रुझान है, इसमें ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी टाई होगा और टाई के बाद फिर पीछे हो जाएंगे। नहीं, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हार में परेशान होता है और ना जीत में बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हम जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी समझते हुए और जिम्मेदारी मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देने जा रही है। उन्होंने 15 साल कांग्रेस को देखा, 11 साल आम आदमी पार्टी को देखा, दोनों के दोनों ने दिल्ली को परेशान किया, दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली को 25-30 साल पीछे झोंक दिया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया, लेकिन हमारी दिल्ली टॉप 5 जो कैपिटल है विश्व की उसमें नहीं आ पाई, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है। तो अब हमारा नारा है और हम ये कमिट कर रहे हैं कि अपने जो आने वाले 5 साल होंगे उसको, अपनी दिल्ली को भी हम टॉप 10 जो कैपिटल है विश्व की उसमें लाएंगे, हर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वाइज, क्लीननेस वाइज, जो प्रदूषण। हालांकि एक हाइपोथेटिक सवाल भी है कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कौन चेहरा होगा। हालांकि अतुल गर्ग से भी अभी पूछा हमारे सहयोगी ने, उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता जो है वो चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ खेमचंद जी, आ रहा हूँ, क्योंकि और भी मौके अभी आपको मिलेंगे मुझे लगता है। आकाश जी, ये क्या से क्या हो गया वाली स्थिति शुरुआती रुझान में नजर आ रही है कि एक तरफ लगातार 13 के बाद, क्योंकि 13 तो खैर हैंग वाली स्थिति थी, लेकिन 15 और 20 में तो आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ झाड़ू नजर आई। लेकिन ये थोड़ा सा निराशा है क्या शुरुआती रुझान में, आपको लगता है? हेलो आकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आकाश जी, सवाल देखिए बिल्कुल, अभी तो केवल 2-3 राउंड की काउंटिंग ही शुरू हुई है। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है और जब हमारी जो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है वो कुछ अलग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी वेबसाइट पे थोड़ा लेट अपडेट कर रहा है, लेकिन जो अंदर हमारे एजेंट्स हैं उनसे पता चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी भी अभी लीड कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी लीड कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने जैसे पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को प्यार दिया है वो आगे जारी रहेगा। और ये जो आंकड़े हैं ये केवल शुरुआती रुझान है। इसमें जैसा अभी आप कह रहे थे कि टाई भी हो सकता है, टाई होगा और दोबारा से बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अपने काम पे भरोसा है, हमने 10 साल में काम किए। नहीं, लेकिन काम किए ठीक है, लेकिन रुझानों में जो स्थिति है वो फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है। वो बात ठीक है, आपने कहा कि अभी धीरे धीरे, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा, सुबह से हम देख रहे थे कि बड़े 3 चेहरे, आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, वो लगातार पीछे चल रहे थे और ये लगातार खबरें भी हमने देखी। लेकिन धीरे धीरे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है, आगे हो गए। जी बिल्कुल, ठीक है। आकाश जी लौट रहा हूं, नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका एक बार रुक कर लूं, फिर वापस लौटूंगा आकाश जी आपके पास। नितिन श्रीवास्तव जी, क्योंकि जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए उसमें सिर्फ 2 एग्जिट पोल ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे और बीजेपी के पक्ष में बाकी सारे एग्जिट पोल थे। क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो जाएंगे जो रुझानों में फिलहाल दिखाई दे रहा है? आपका आकलन। देखिए हेमंत जी, काफी जो है महत्वपूर्ण चुनाव था दिल्ली का इस बार का, और बीजेपी भी इस बार करो या मरो की स्थिति में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो साफ दिखाई पड़ रही है शुरुआती रुझान में। और जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे लगभग शुरुआती रुझानों में वही एग्जैक्ट पोल भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी अभी आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसको बंद कर दिया गया है और बाहर से किसी भी कार्यकर्ता की, किसी भी पदाधिकारी के अंदर जाने की मनाही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली की शोर बढ़ रही है। 27 सालों का जो सूखा था दिल्ली में बीजेपी का, वो फिलहाल हटता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। नहीं, आकाश जी मान नहीं रहे, अभी उन्होंने जो काम किया उस पर मोहर लगेगी, वो मान रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं, अभी 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और लगभग 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन 36 का बहुमत है, जाहिर सी बात है 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में जो शुरुआती रुझान है वो काफी चिंता का सबब है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। और जिस तरह की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है पिछले कई सालों से, उसके बाद जो अगर वो सत्ता से हटते हैं तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की रूपरेखा होगी, जो दिशा होगी, वो किस ओर जाएगी, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि माना जा रहा था कि मोदी सरकार जब से स्थापित हुई 2014 से केंद्र में, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने चुनौती दी है बीजेपी को तो आम आदमी पार्टी ने दी है। चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में लगातार 3 चुनाव हो, या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के हो, अरविंद केजरीवाल लगातार मुखर होकर के बीजेपी का विरोध करते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम नितिन जी, लेकिन एक जो राजनीतिक पंडित काफी मानते हैं कि कांग्रेस का चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतरना, त्रिकोणीय मुकाबला होना, क्या ये एज दे गया बीजेपी को? जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या ये डेंट कर गया आम आदमी पार्टी को? क्या ये वोटर वहां चला गया? क्या ही समझेंगे? ऐसा भी लग रहा है क्या? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है। अभी अभी कुछ देर पहले जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट किया है कि आपस में लड़ने का नतीजा है कि बीजेपी को फायदा मिला है। आपस की बात उन्होंने खुल करके नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का और मुस्लिम प्रत्याशियों का, जो आपस में लड़ाई करते हैं। जैसे कि मुस्लिम बहुल इलाके से वहां पर जो बीजेपी की सीट है, वहां से बिष्ट आगे चल रहे हैं बीजेपी के। तो ऐसी स्थितियां जो है दिल्ली के भीतर उपजेंगी, ये आम आदमी पार्टी ने भी नहीं सोचा था। और जिस तरह की स्थिति, हालांकि देखिए रुझान जो है तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी, अब वो 31 सीटों पर आगे है। बीजेपी जो 43 पर थी, अब वो 39 पर आगे चल रही है। तो कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल की स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि उसको न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में अपने आप को पहना रखना है, बल्कि अगर दिल्ली की सत्ता में बनाए रखती है तो ही वो देश के अन्य राज्यों में भी लड़ाई दिखाई देगी उसकी। दिल्ली की सत्ता के बलबूते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अन्य जगहों पर आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव की तैयारी करती है। लेकिन ये जो रेवड़ी कल्चर का जिक्र पूरे चुनाव में हुआ, क्या ये रेवड़ी कल्चर बड़ा इंपैक्टफुल है या फिर नहीं है? कि अगर इंपैक्टफुल है तो फिर ये जो फिलहाल की स्थिति है वो क्या कहती है? फिलहाल अभी अगर रुझानों की बात करें कि आम आदमी पार्टी पीछे, बीजेपी आगे, क्योंकि रेवड़ी कल्चर को प्रमोट तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम और पार्टियों ने भी किया है, ऐसा तो नहीं है? देखिए बिल्कुल हेमंत जी, रेवड़ी कल्चर जो है वो बीजेपी की देन है, इसमें कोई कहना बुराई नहीं होगी। दिल्ली में बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी को कोसती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य राज्य हो, वहां पर जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं वो सब किसी से छिपा नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो पिछले कई सालों से, या फिर तमाम योजनाओं के जरिए उनको लाभान्वित करना हो, ये मुद्दा भी बीजेपी ने ही दिया है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को अगर दिल्ली में घेरती है तो उसको अन्य राज्यों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कहां पर कैसे लोगों को लोग लुभावने वायदे कर करके वो सत्ता में आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रेवड़ी कल्चर की बात है वो दिल्ली की जनता पिछले 3 चुनाव में नकार चुकी है। और आने वाले समय में कैसे मैनेजमेंट होगा कार्यकर्ताओं का, कैसे मैनेजमेंट होगा उनके वोटरों का, कैसे मैनेजमेंट होगा लोक लुभावने वादों का, उसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाना है। दिल्ली का भी आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देखें और बीजेपी का जो संकल्प पत्र उठा करके देखें, उसमें भी बहुत सारे लोक लुभावने वादों का जिक्र है, गारंटी के जरिए जिक्र दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी कहती है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो यमुना साफ करेगी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में तमाम नदियां हैं, चाहे बनारस में गंगा हो, मथुरा में यमुना हो, लखनऊ में गोमती हो, उनको साफ करने का उद्योग नहीं करती। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी का अपना एक, आपने गंगा यमुना का जिक्र किया और यमुना को लेकर ही न केवल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको घेरा कि आप कैसे किस तरीके से बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि जहर घोलने का काम किया गया यमुना में और लोग उससे मर जाएंगे। क्या आकाश जी ये ऐसे मुद्दे रहे जो डेंट कर गए? अगर फिलहाल अभी मैं केवल रुझानों की बात कर रहा हूं, नतीजों तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप अभी इस पर डिस्कशन करें तो क्या ये वजह है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को का जेल जाना हो, शराब घोटाले का मामला सामने आना हो, मनीष सिसोदिया का मामला सामने आना हो, और उसके बाद फिर ऐसे मुद्दों को उठाना हो जिसमें खुद बैकफायर कर जाए? देखिए, मेरे को लगता है कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसी जो आम आदमी पार्टी ने जो ये चुनाव लड़ा, दिल्ली का चुनाव, ये कुछ राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं था। ये चुनाव जो हमने लड़ा वो सरकारी एजेंसियों के भी खिलाफ लड़ा, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ईसीआई हो, एसीबी हो, इनकी तमाम सरकारी एजेंसी जो हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर लगी हुई थी, दिल्ली की जनता के ऊपर लगी हुई थी, इन तमाम एजेंसीज के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। और दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की जनता ने उस सबको देखते हुए ही
अपना मत तो किया। आकाश जी, अगर ये शुरुआती टाई नहीं रुझान में होता है या जरूर टाई होता है या कम सीटें आती हैं तो कम से कम चुनाव आयोग को उस पर सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्या समझूं देखिए, मैं? मैं उसका रीजन उसको नहीं देता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या रिजल्ट आएगा ये बात की बात है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन चुनावों में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया। एक तरफ नई दिल्ली में आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के एक जो कैंडिडेट ये बात गलत है, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू, ये बात नहीं। एक स्टैंड पर तो आपको रहना पड़ेगा कम से कम आपके जो सहयोगी कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया, या तो उस स्टैंड पे रहें, या फिर अगर आप जीतते हैं तो चुनाव आयोग के इस स्टैंड को ही आप नकार देंगे। खेमचंद जी, जवाब दीजिए। देखिए, चुनाव जीत और हार तो जनता तय करती है। चुनाव कौन तो जीतेगा, जब कौन जनता तय हारेगा, करती ये है तो तो फिर जनता आयोग तय कहां से करती बीच में आ है। जाता है इसमें, लेकिन सर? चुनाव आयोग जो जब चुनाव जनता कराने तय वाले करती हैं, है तो जो चुनाव आयोग ऑर्गेनाइजर बीच में है, कहां से आता है उनको इसमें? निष्पक्ष रूप से काम करना बहुत जरूरी है। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। आप तो लेकिन जनादेश पे चुनाव सवाल ठीक खड़ा से कर हो, देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट पैसा बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, जूते बांट रहा है, तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग को एक्शन लेना ठीक है, चाहिए था। खेमचंद जी, मैं से आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। बीजेपी अब 39 से आगे चल रही है, 39 सीटों पर आगे चल रही है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 31 सीटों से आगे चल रही है। आपके विशेष रवि करोल बाग से आगे चल रहे हैं, और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आगे और पीछे का जो सिलसिला है उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं, और यही एक वजह भी है शायद कि बीजेपी इसको लेकर गदगद है और आश्वस्त है कि ये सीटें जो है वो उन्हीं के पक्ष में आ रही हैं। क्योंकि इससे पहले के कई अगर हम चुनाव देखें तो उसमें मार्जिन काफी अच्छा हुआ करता था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधा रुख करते हैं, खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खेमचंद जी अपनी बात रखें। और वो साफ तौर पर जिक्र आगाज जी ने किया कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। चुनाव आयोग अगर जिताता है तो अच्छा, नहीं जिताता है तो फिर जनता का जनादेश गलत। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो नेचर है, जिसको हम अर्बन नक्सल नेचर कहते हैं, वो सामने आ रहा है। वो 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कभी ईसी पे, कभी और पार्टी पे, कभी पुलिस पे, हर जगह वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और अभी भी वही दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग ने काम सही से नहीं किया। अरे, चुनाव आयोग सही से काम नहीं करता तो जो आपकी 28 सीट दिखा रहे हैं उसकी जगह 2 सीट दिखाते, 3 सीट दिखाते, क्यों 28 दिखाते? चुनाव आयोग को क्या जरूरत है कि भाई आपको इतना मेमोमंडित करें कि आप एक यहाँ पे राज्यसभा की सीट 25-30 का मतलब है कि आप एक राज्यसभा की सीट तो कम से कम जीत ही सकते हो 3 में से। देखिए, चुनाव आयोग चुनाव आयोग तय नहीं करता कितनी सीट आएगी कितनी नहीं आएगी। चुनाव आयोग ऑर्गेनाइज करने के लिए तो उनको वो ठीक से करना चाहिए। अब पब्लिक मैंडेट तो पब्लिक ही देगी। 28 सीटों या 42 सीटों वो जनता देगी, वो चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। लेकिन जो व्यवस्था है चुनाव कराने की, जिस तरह से आपके कैंडिडेट ने पैसे बांटे, जिस तरह से आपके कैंडिडेट ने जूते, साड़ियां, चप्पलें बांटी, उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई सारे ऐसे बूथ थे जहां पे हमारे जो रिलीवर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। मैं फिर आपके बात बोलता हूँ, आपके बात बोलता हूँ। आप बोलिए, मैं जवाब दूं? ठीक है। आप पैसे बांटने की बात कर रहे हो, तो आतिशी जी का सरकारी कर्मचारी 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया और उसने कहा माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी है। 8 राउंड की गिनती पूरी हो गई। काउंटिंग में मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है। 8 राउंड की गिनती पूरी, और बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में फतेह हासिल करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो आगे हैं, इस वजह से मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी 22,000 वोटों से आगे है। ये बड़ी जानकारी। मिल्कीपुर के जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो फिलहाल 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को उन्होंने 22,000 वोटों से फिलहाल पटकनी दे दी है। और यह बड़ी जानकारी। एक तरफ दिल्ली का चुनाव, उनके नतीजे बड़े दिलचस्प हैं, तो वहीं मिल्कीपुर का उपचुनाव भी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद की वो सीट जिसके बाद प्रतिष्ठा का ये पूरा का पूरा मामला बन गया था, न केवल योगी आदित्यनाथ के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि अपने गढ़ में अपने ही बेटे को उन्होंने टिकट दी, अजीत प्रसाद को, लेकिन वहां पर वो क्या पीछे रह जाएंगे? फिलहाल तो 22,000 वोटों से वो पीछे हैं। खेमचंद जी अपनी बात पूरी करते हैं। आकाश जी भी कुछ कह रहे थे। खेमचंद जी, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये 2 मुंह हैं। जब पैसे की बात करते हैं तो जो
जो परवेश जी ने किया, उनके एनजीओ ने आचार संहिता लगने से पहले सहायता की और खुल के सहायता की, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो उन्होंने कहा कम से कम जो नववर्ष आ रहा है, नववर्ष को अच्छे से मना सकें तो ठीक है, हमारा एनजीओ भी सहायता कर रहा है। लेकिन आपके सरकारी कर्मचारी पैसे बांटते हुए आरसी जी के एरिया में पकड़े गए, कालका जी में पकड़े गए, 5 लाख रुपए। और उन्होंने खुद बोला कि मैं आरसी जी के ऑफिस में सरकारी कर्मचारी हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, भिन्न भिन्न तरीके की योजनाओं के लिए काम करता हूँ और उनका ये पैसा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे ही जिम्मेदारी इनकी, यमुना जी को साफ करने की जिम्मेदारी इनकी थी, सड़कें बनाने की जिम्मेदारी इनकी थी कि यहाँ के प्रदूषण की समस्या पे काम मतलब करने की खेमचंद जी, आप भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट इनकी थी, करते हैं कि पानी- कुछ गलतियां हमने की हैं तो कुछ गड़बड़ झाला इन्होंने भी किया, एक्सेप्ट करती है बीजेपी? जो आरोप वो लगा रहे हैं उनमें भी सच्चाई है और जो आरोप आप लगा रहे हैं उनमें भी सच्चाई है। कहीं अगर कैश पकड़ा जा रहा है तो कहीं शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, ऐसा हुआ, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया आयोग ने। आकाश जी यही कह रहे हैं। ये पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने कोई गड़बड़ झाला नहीं किया। आचार संहिता से पहले ईसी का कोई रोल नहीं होता। आचार संहिता से पहले आपके एनजीओ पे काम आकाश कर जी रहा है, उसी आपके वीडियो NGO का को जिक्र कर रहे हैं करते जिसमें जंगपुरा में मनीष सिसोदिया पहुंचे थे और बता रहे थे चिक चिक के, कह रहे देखिए यहाँ पैसा बट रहा है, यहाँ शराब बट रही है। वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, आम आदमी पार्टी ने किया लगातार। तेरे का वोट खरीदने का कोई टाइमिंग होता है खेमचंद भाई? जो करप्शन किया है, धोखा और करप्शन का परिणाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। और आप शाम होते होते देखेंगे कि इनके जो दिग्गज है वो ढह जाएंगे, क्योंकि ना दिग्गज वो अवेलेबल थे, उनमें एरोगेंसी थी, उनमें करप्शन था। और एरोगेंसी करप्शन की वजह से जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को पीछे धकेला, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली को एक अच्छी सरकार मिलेगी, सुशासन देने वाली सरकार मिलेगी, वो सरकार मिलेगी जैसे देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है जल्दी। वैसे ही हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, वो भी विश्व की टॉप राजधानियों में शामिल होगी। अभी तो इन्होंने नेगेटिव तरीके से टॉप पे पहुंचा रखा था कि सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी विश्व की दिल्ली को बनाए, हम इसको सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे, ऐसा हमारा खैर रही तो संकल्प खैर है, वक्त हमारा बताएगा कि रोडमैप है। 27 साल का जो वनवास है वो खत्म होगा या फिर नहीं, आम आदमी पार्टी का सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो खैर कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। खेमचंद जी, आकाश जी भी इसमें कमेंट करेंगे, लेकिन एक कमेंट में नितिन जी से भी ले लूं इस पूरे मामले को लेकर, नीरज श्रीवास्तव जी से भी ले लूं। क्या इस माफी चाहूंगा नितिन जी, मिल्कीपुर उपचुनाव की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, उस पर आपका क्या कमेंट है? 22,000 वोटों से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं पासवान, वो आगे चल रहे हैं। वहां एक तरफाई मुकाबला था या फिर वाकई में फाइट थी? क्योंकि वहां पर एलिगेशन भी ईसी पे लगे, बकायदा कफन एक जो पोस्ट किया गया, मर गया है चुनाव आयोग, इस तरीके का जिक्र हुआ, खुद आकर अखिलेश यादव ने कहा। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, जो सबसे बड़ी बात थी मिल्कीपुर की, वो बीजेपी को अपनी जो प्रतिष्ठा थी खोई हुई अयोध्या की, उसको वापस प्राप्त करनी थी। उसके पीछे आप जानते हैं कि जिसकी सत्ता होती है सरकार में, उपचुनाव उसी का होता है और उसी तरह का नतीजा मिल्कीपुर में देखने को मिल रहा है। 25,000 से ज्यादा की लीड हो चुकी है बीजेपी प्रत्याशी को। निश्चित रूप से माना जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की जीत होगी। जिस तरीके से फोर्सेस वहां पर लगाई गई थी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे लोकल पुलिस हो, तमाम तरह के जो वीडियो सामने आए थे, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक सफेद चादर भेंट की थी। आपने याद होगा कि भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उसी में जितने भी समाजवादी पार्टी के सांसद उन सब लोगों ने बेकायदा एक ग्रुप फोटो के साथ में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने एक सफेद चादर भेंट की है। हाँ। यानी कि समाजवादी पार्टी मान चुकी थी कि मिल्कीपुर उपचुनाव में उनकी हार होने जा रही है और जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मिल्कीपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है जहां से जो विधायक थे वो अब अयोध्या के सांसद हो गए हैं और ऐसी स्थिति में बीजेपी नहीं चाहती कि अयोध्या की जितनी भी विकास की योजनाएं थी, जो भी प्रमुख योजनाएं थी, वो किसी दूसरे के खाते में जाए। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम सारे कैबिनेट मंत्री वहां पर डेरा डाले रहे हैं। लौट रहा हूं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत लगभग तय मानी जा रही, जैसे किसी का आपने किया, 25,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और ये अपने परिवार के साथ चंद्रभान पासवान और मां मत्था टेका, पूजा अर्चना उन्होंने की, आरती की और जाहिर तौर पर आशीर्वाद लिया कि जो मोहर दरअसल या फिर जो विश्वास जताया गया बीजेपी की ओर से उन पर, उनको टिकट देकर, उस पर वो खरा उतरे हैं और जो आशीर्वाद उन्होंने प्रभु श्री राम से लिया वो लगभग पूरा होता हुआ नजर इस वक्त आ रहा है, क्योंकि यहां पर फतेह या फिर ये कहें कि यहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 25,000 वोटों से आगे हैं, जैसा कि नितिन जी भी कह रहे थे, और हम लगातार 8 राउंड 9 राउंड की जो गिनती हो चुकी है उसमें ये एक मार्जिन अच्छा खासा है और ये अगर इतना मार्जिन है तो ये समझा जा सकता है कि उनकी जीत है। लेकिन फिलहाल इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि अयोध्या के अंदर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर सूबे के
मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, महाकुंभ को लेकर एक तरफ परसेप्शन क्रिएट किया गया कि महाकुंभ में वर्तमान की सरकार ने जो मैनेजमेंट किया वो ठीक नहीं था, उसको संसद के अंदर भी उठाया अखिलेश यादव की ओर से, कहीं ना कहीं डेंट करने का प्रयास किया कि शायद चुनाव पर इसका फर्क पड़े। लेकिन वहीं खुद रैलियां करके, जनसभाएं करके योगी आदित्यनाथ ने उस सारी चीजों को मैनेज भी किया। साथ ही साथ महाकुंभ जो हुआ है, जिसमें विश्व के पटल पर एक अलग छाप छोड़ी है, जिसका जिक्र सरकार के सिपाही लगातार करते हैं, उस पर एक ये मोहर जरूर होगी और उसको इसी तरीके से बीजेपी लेती हुई नजर आएगी, इसमें भी कोई दोहराय नहीं है। नितिन जी हमारे साथ बने हैं, तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार बने। नितिन जी, इसी पर मैं कमेंट, क्योंकि महाकुंभ को लेकर लगातार एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया, जो 29 तारीख की घटना निकलकर सामने आई है उस पर आंकड़े भी मांगे गए, जवाब भी मांगा गया, शायद वहां पर कहीं कोई डेंट हो जाता, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया, क्योंकि जब खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र रचा गया, अयोध्या को लेकर भी षड्यंत्र रखा समाजवादी पार्टी ने, तो महाकुंभ को लेकर भी साजिश रची। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ अयोध्या के जरिए पूरे प्रदेश को मतने की कोशिश की थी, बल्कि दिल्ली के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने जिस तरह से केजरीवाल का साथ दिया था, माना जा रहा था कि वहां पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो प्रयागराज में जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश और दुनिया के लोग गए थे, दिल्ली के भी तमाम श्रद्धालु वहां पर गए थे, और अखिलेश यादव ये जताना चाह रहे थे कि जो अव्यवस्था है वो बीजेपी की देन है। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव में किसी भी तरह की अव्यवस्था का जो एक छाप छोड़ी जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं पड़ती दिखाई दे रही है। जो वहां के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र को इस बार टिकट दिया गया था। डिंपल यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक सबने रोड शो किया, रैली की, तमाम बड़े नेता वहां पर कैंप किए रहे, लेकिन फिलहाल बीजेपी तस्वीर भी आई थी, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, वो वीडियो भी सामने आया था जब ये चुनाव चल रहा था, लेकिन शायद वो फर्क पड़ता जनता जनार्दन में नहीं नजर आया, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, एक हार्ड हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया गया है। खैर, मैं लौटूंगा नितिन जी। आकाश जी, क्योंकि एक बड़ा दाव खेलने का प्रयास किया कि हिंदुत्व के जरिए चुनावी वैतरणी पार की जा सके, चाहे वो पुजारियों को सैलरी देने का जिक्र किया गया, दाव कई चले, लेकिन उन दावों में दम नहीं नजर आया अभी तक की स्थिति, क्योंकि हम आकाश जी बात कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि ये जो ये सीटें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर 43 और 27, और उसमें जो मार्जिन नजर आता है, ग्रेटर कैलाश जो सेफ सीट आपकी, सौरभ भारद्वाज लगातार वहां से जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी 2000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, आपने एक शब्द यूज किया दांव, तो किसी भी योजना को दांव कहना गलत होगा, इनको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने इससे पहले भी जो भी योजनाएं थी, सभी जनहित की योजनाएं थी, चाहे फ्री बिजली पानी की हो, महिलाओं के लिए बस में सुविधा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को लेके हो, जितनी भी सुविधाएं थी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, वो सब जनहित की सुविधाएं थी, और उन्हीं जनहित की सुविधाओं को उठा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला। पहले नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्हीं को बोलते थे फ्री की रेवड़ियां ये सब बंद होनी चाहिए, फ्री की तमाम सुविधाएं बंद होनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इन तमाम सुविधाओं की वजह से दिल्ली की जनता अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो वाला दाव चलने की कोशिश करी, तो जन जन तक पहुंचाने का काम किए, और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम तला हमारे आराध्य देव हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए, वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, और हमारे मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जनता को धन्यवाद कर रहे हैं पासवान बीजेपी के प्रत्याशी, और जैसा कि जिक्र अभी हमने किया, हमने बताया भी कि 25,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे उन्होंने बढ़त बनाई और लगभग वो उनकी जीत सुनिश्चित है। आकाश जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात आकाश जी अपनी पूरी कर दें आप। जी, मैं ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में तमाम जनहित की सुविधाएं दी जनता को, चाहे वो फ्री बिजली पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो, महिलाओं को बस में पूरी सुविधाएं हो। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इनको बंद होना चाहिए, इनको बंद कर देंगे, हम इनके खिलाफ हैं।
लेकिन ये आते मुफ्त आते की देखिए रेवड़ियां अंत में- कहाँ चली गई या अंत फिर में- मुफ्त की रेवड़ियों का असर क्या हुआ, ये रुझानों में साफ तौर पर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। लेकिन मैं लौटूंगा, आकाश जी बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी आस्था भी जुड़ गई हैं दिल्ली से, सीधा उनका भी रुख करते हैं। आस्था, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है और कितनी कसरत देखने को मिल रही है, क्योंकि दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है तो सांसें जो है वो कहीं ना कहीं अभी थमती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे, बीजेपी का ऊपर। आस्था। बिल्कुल हेमंत जी, अगर रुझानों की बात करें तो रुझानों को तमाम दिग्गज बड़े नेताओं के किसी को बढ़ा भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं और दम तक चलना चाह रहे हैं, लेकिन विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है, क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, मनोज तिवारी ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है और वो आश्वस्त हैं कि जो नंबर फिलहाल रुझानों में है वही नंबर जो है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। रुक करते हैं इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का बिगाड़ा है खेल, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। कालका जी से आतिशी फिर पीछे हो गई हैं। वाकई ये चिंताजनक आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि सीएम अगर अपनी सीट से पीछे हैं, अपने नंबर पीछे हैं उनके, तो ये चिंता है आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, रमेश भिदुड़ी आतिशी से आगे निकल गए हैं और रमेश भिदुड़ी जो लगातार सुर्खियों में रहते, अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया जिसको लेकर सुर्खियां उन्होंने बटोरी, विवादास्पद बयान भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी की स्थिति यह है कि वो आगे चल रहे हैं और आतिशी पीछे चल रही हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये इसके पीछे सबसे पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो कांग्रेस पार्टी है। यानी कि वहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए जो प्रत्याशी हैं, अलका लामा वहां पर प्रत्याशी उतरी हुई हैं और उन्होंने बड़ा खेल बिगाड़ा आम आदमी पार्टी का। यानी एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ, तो फिर विधानसभा के चुनाव में अलग होने के बाद अपने आप को ही नुकसान, खुद को ही नुकसान पहुंचाया। इसका जिक्र अब्दुल्ला साहब की ओर से भी किया गया था। आस्था हमारे साथ है। आस्था, क्या कुछ ताजा अपडेट कालका जी सीट को लेकर भी क्या जानकारी है और ओवरऑल क्या कुछ आप देख पा रही हैं? बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए आपने इस बात का जिक्र किया और ये निश्चित तौर पर गठबंधन के साथ जिस चुनाव में ना उतरना शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों की हताशा का वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा फायदा चला है 7 होने के साथ बिल्कुल यानी कि आस्था ये मान लिया जाए कि जो फिलहाल रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसको उन्होंने नतीजों में मान लिया है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, ढोल नगाड़े लेकर मौजूद हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आस्था, चलिए आस्था मैं लौटूंगा आपके पास और लगातार हमारे साथ एक खास पैनल बना हुआ है। आकाश जी, ये तस्वीरें दरअसल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से आ रही थी और वो जश्न मना रहे हैं। कुछ ऐसा मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी है क्या, या फिर अभी इंतजार और करना है आपको? आकाश जी। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है
कि जब पूरे रुझान आएंगे तो जीत हमारी होगी। और आप जब हमारे कार्यालय की तरफ अगर आपका कैमरा जाए तो आप देखेंगे कि वहां भी हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, स्क्रीन लगी हुई है, स्टेज बना हुआ है, सब में उत्साह है और यानी सबको पूरी उम्मीद है। दोनों तरफ से आज लड्डू मिलेंगे क्या? लड्डू एक देंगे या दोनों ही दे देंगे? नहीं, ये तो माफ कीजिएगा, दोनों तरफ से आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी तरफ से आपको जरूर मिल जाएंगे। यानी कि आप आश्वस्त है पूरी तरीके से। अभी नंबर अभी आप सुन रहे थे, मनोज तिवारी को सुन दिल्ली रहे की थे आप, जनता उन्होंने पर पूरा कहा भरोसा है। कि जो ये नंबर है वही नतीजों में तब्दील होंगे, वो आश्वस्त है। दिल्ली की जनता पे पूरा भरोसा है। अभी शुरुआती रुझान है, अभी 4 राउंड हुए हैं, अभी 4 राउंड हुए हैं, अभी और राउंड होना बाकी है। अभी तो 4 राउंड हुए हैं, अभी और राउंड होना बाकी है। अभी देखिए, अभी जब जो दिल्ली की जनता है, जो आम आदमी पार्टी का असली वोट है, जब वो खुलेगा तो आप खुद देखेंगे ये रुझान बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे और उससे बढ़त आम आदमी पार्टी को मिलेगी और दोबारा आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। तो नितिन जी, ये जो ख्याल है क्या केवल ख्याल रहेगा या फिर ये जो कह रहे हैं आकाश जी कि शायद कुछ इसमें नजर आता है आपको कि कुछ सच्चाई है या फिर इस पे भरोसा किया जाए? क्योंकि खेमचंद जी तो बड़े आश्वस्त हैं, मनोज तिवारी को भी हमने सुना वो भी बड़े आश्वस्त हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जो काउंटिंग चल रही है, लड्डू पहुंच गया है शायद, है खेमचंद जी के पास ही पहुंच गया है। यहाँ पहुंचाइए खेमचंद जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और दिल्ली में जो हमारा डोमेन था उसमें हमने करके दिखाया। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हम लोगों ने बनाया, द्वारका एक्सप्रेस हम लोगों ने बनाया, आईटीओ पे अंडरपास हम लोगों ने बनाया और भारत मंडपम जैसा एक विश्व स्तरीय हम लोगों ने कन्वेंशन सेंटर दिल्ली को दिया। तो दिल्ली को जो मोदी जी दे सकते थे वो लगातार देने का काम मोदी जी ने किया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का डोमेन है, अब 2 सरकार आम आदमी पार्टी की, एक एमसीडी, दूसरी दिल्ली सरकार, दोनों में उन्होंने पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया। पूरी दिल्ली में कूड़ा, ये कहते थे कि हम आएंगे 6 महीने में दिल्ली को साफ सुथरी कर देंगे, कहीं भी कूड़ा नहीं दिखाई देगा, कूड़े के पार खत्म कर देंगे। हुआ क्या? 2-2.5 साल इनको एमसीडी में हो गए, कुछ नहीं किया। हाँ। और जो दिल्ली सरकार का डोमेन है वहां भी इन्होंने बंटाधार कर दिया। यमुना जी और गंदी हो गई, स्कूलों में 40,000 पोजीशन एक जिक्र हो रहा था सोशल मीडिया पे खेमचंद जी, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि रेवड़ी कल्चर, क्योंकि आकाश जी ने भी कहा कि इसको तो अडॉप्ट तमाम और पार्टियों ने किया है। हम 2100 दे रहे हैं महिलाओं को, तो आपने 2500 कर दिया, 400 और बढ़ा दिए। शायद ये भी एक वजह है सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं, वो मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ खेमचंद जी। ये रुझान इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गया, शायद यहाँ पर और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ वोट दिया जाना चाहिए, जहां जनता का फायदा जनता उसके साथ। मैं ऐसा कह के मतदाताओं का अपमान नहीं करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली में प्रॉमिस किया तब प्रॉमिस किया जब हमने पूरा रोड मैप बना लिया कि हम दे सकते हैं। हमने 15 में तो प्रॉमिस नहीं किया, 20 में तो प्रॉमिस नहीं किया। हमें लगता था कि उस समय हम शायद नहीं दे सकते, इकोनॉमी की हालत वैसी नहीं। अब हमें लगता है कि हम दे सकते हैं, हमारे पास रिसोर्स हैं, और डबल इंजन की सरकार हुई तो पूरी प्लान तरीके से करके महिलाओं का हम सम्मान कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ। तो हम इसको रेवड़ी कल्चर नहीं, रेवड़ी केजरीवाल जी को कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा लेकिन किया नहीं। ठीक है, यानी कि ये मोदी की गारंटी है, जिसका जिक्र मनोज जी कर रहे थे, और ये मोदी की गारंटी समझ में आई जनता को, और अभी तक की स्थिति जो है रुझानों में मोदी की गारंटी चल रही है। नितिन जी, मोदी गारंटी मानते हैं आप? निश्चित रूप से हेमंत जी, मोदी की गारंटी है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का कोई एक चेहरा नहीं सामने आया था, सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी वहां पर काम आई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है मोदी की गारंटी का आप अगर आकलन करें हेमंत जी, तो जो मुस्तफाबाद की सीट है वहां से जो मोहन सिंह बिष्ट है वो तकरीबन 21,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, और वो मुस्लिम बाहुल सीट है। और दिल्ली की जितनी भी बीजेपी जिन सीटों पर आगे चल रही है उनमें सबसे ज्यादा मार्जिन मोहन सिंह बिष्ट की है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, और जो अदील अहमद खान है जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 7,000 वोट ही लगभग उनको मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार मोदी की गारंटी का जो एक ग्राउंड लेवल पर जो काम किया गया है, जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का जो आरोप बीजेपी पर लगता है, वो कहीं ना कहीं उसमें पास हो गई बीजेपी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी जो छवि थी वो नहीं है कम से कम, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी अगर मत मिल रहे हैं तो इसके मायने तो यही निकाले जाए। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, न सिर्फ गारंटी काम कर रही है बल्कि मुस्लिम बाहुल इलाके की सीट पर सबसे ज्यादा मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट। हाँ। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। ओखला की सीट भी इसको लेकर अभी फाइट चल रही है, ओखला में भी फाइट चल रही है सर। बिल्कुल, देखिए ओखला हो चाहे मुस्तफाबाद की सीट हो, ऐसी सीटों पर बीजेपी का आगे चलना
ये अपने आप में बताता है कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा तैयार होगी। और जिस तरीके से बीजेपी ने फोकस किया था, भले रमेश पिथौड़ी ने बयान दिया, उसका हालांकि बीजेपी ने खंडन किया, वो अपने आप में एक बयान माना गया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का काम करने की शैली है, शुरुआत में जब इसके चर्चा पहले कर रहे थे, आप चुनाव चल रहा था, तो उसमें एक बात निकलकर बार बार सामने आ रही थी कि बूथ लेवल पर बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया उसका ये प्रभाव है जो फिलहाल शुरुआत में अभी रुझानों में निकलकर सामने आ रहा। हो सकता है शायद वो नतीजों में भी आ जाए, लेकिन क्या ये मैनेजमेंट जो एक चाणक्य नीति जिसका जिक्र बार बार होता है वो कामयाब हुई है दिल्ली के अंदर? बूथ मैनेजमेंट बहुत बेहतर रहा बीजेपी का, क्या ये माने? क्योंकि ये भी स्थिति थी कि कई जो वोटर्स थे वो घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे, उनके वोटर्स भी घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उनको निकालने का प्रयास किया और उसके बाद शायद ये स्थिति बन पाई है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है। 65% से ज्यादा वोटिंग की है दिल्ली वालों ने, और माना जा रहा है कि उसी का नतीजा है कि बीजेपी लगातार आगे चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है हेमंत जी, कि जिस तरीके से जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी न सिर्फ आगे चल रहे हैं, बल्कि दिल्ली की मार्जिन की सबसे ज्यादा लीड भी मोहन सिंह बिष्ट को है। आपको याद होगा कुंदरकी जो मुरादाबाद में आता है, मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके थे पिछले चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम बहुल इलाकों पर जो बीजेपी फोकस करके लगातार काम कर रही है, और बीजेपी का शुरू से मानना रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी कि अगर मुझे लगता है कि वो 2020 में शाहीन बाग वाला एपिसोड बहुत ज्यादा डेंट कर गया बीजेपी को, और शायद इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान 2020 में हुआ जिसको भुनाने का प्रयास किया। और इस बार ऐसी कहीं कोई गलती नहीं की, कैंपेनिंग में भी कोई गलती नहीं की मुझे लगता है। खेमचंद जी क्या इसको मानते हैं आप? खैर मैं लौटूंगा आकाश जी, कुछ गलतियां नजर आ रही हैं अभी कुछ, क्योंकि एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाएगा, समीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। हेमंत भाई कार्य है राम राज्य स्थापित करने का बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देख रहे हैं दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था दिल्ली की जनता मुझे माफ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियां अब जनता पसंद नहीं करती है। उनका कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनके यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा, और जो वहाँ पर जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में वो जाके डुबकी लगाकर इस चीज का पश्चाताप कर ले कि जनता से जो वादा है वो झूठ नहीं करना है। मोदी जी की तरह वायदा नहीं संकल्प करना चाहिए, और संकल्प को पूरा करने के लिए जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा में लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिया हो, चुन चुन कर, जिसको बोलते हैं कि धारा 370 था तो अमित शाह जी ने 1, 2, 3 किया और धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण पूरा। तो ये उस तरीके से जवाबदेही पार्टी बनना चाहिए, और मैं समझता हूं ये सबक है विपक्ष के लिए। हालांकि अब विपक्ष तो हिंदी जो था उसमें तो भिंडी बन गया और पता चला कि वो सब खो गए थे। इस चुनावी मेला में यूपी के 2 लड़के अलग अलग भड़के, और एक ने कहा, यूपी के एक लड़के ने, जो इनको मैं नहीं लड़का बोल रहा हूँ, उनका विज्ञापन था, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के हुए हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के हैं, शराब का घोटाले वाले। तो इन्होंने उनको कहा कि ये तो नेशनल हेराल्ड के अपराधी हैं घोटाले के। तो जब जानते हो कि एक दूसरे का घोटाला है तो इन घोटालों का तालमेल लोकसभा में क्यों हुआ था? जनता ने ये प्रश्न किया है, और हार इसी सब कुटिल नीतियों के कारण, इनके जो गलत बयानी के कारण इनकी हार हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक भारत की राजनीति का वो परिदृश्य है